नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों अपने रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर। जो रियल एनालिसिस का पार्ट है उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी और इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सीक्वेंस के बारे में, यानी कि वास्तविक विश्लेषण। और इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों वो चल रहा था सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम का टॉपिक अपना इसमें चल रहा था। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने लिमिट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन के बारे में मैंने बताया था आपको। क्या बताया था, एक बार दोबारा उसको रिपीट करते हैं और उसमें एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। ठीक है, लिमिट यानी कि सीमा। इसकी डेफिनेशन के बारे में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस है एक्सएन। एक्सएन क्या है, आपके पास कोई सीक्वेंस है और एक रियल नंबर है आपके पास एल। एल क्या है, आपके पास कोई रियल नंबर है। तब ये कहता है कि इस और एक आपके जीरो से थोड़ा सा बड़ा कोई नंबर मैंने ले लिया एप्सिलॉन। अब अगर इस एल के एप्सिलॉन नेबरहुड मतलब एल माइनस एप्सिलॉन देखो, इसका जो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन ये जो नेबरहुड होगा, इसके अंदर इस सीक्वेंस एक्सएन के इनफाइनाइट टर्म्स क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, और सारे के सारे करने चाहिए एक नंबर m मिलने के बाद। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने लिमिट के बारे में पढ़ी थी कि आपको एक रियल नंबर ऐसा मिलेगा, इसके बाद में इस सीक्वेंस के सारे टर्म क्या होंगे, इस नेबरहुड में आ जाएंगे। ठीक है, ये लिमिट की डेफिनेशन थी। लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी इस m के मिलने के बाद जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं ना, वो सारे के सारे एक ही नेबरहुड में आ जाएंगे। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नेबरहुड होगा जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। लेकिन लिमिट पॉइंट में इसका उल्टा था। लिमिट पॉइंट में क्या था, लिमिट पॉइंट में कितने भी नेबरहुड हो सकते थे जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये शायद हमने कल भी लिया था, एक बार दोबारा इसको अच्छे से समझते हैं अपन। एक्स एन बराबर 1/n। इसको जब मैं ओपन करता हूं तो ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 डैश 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 डैश, इस प्रकार से ये चलता रहता है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, इसको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करता हूं। ये नंबर लाइन ले लेता हूं मैं। ठीक है, इस नंबर लाइन पे मैं ये वाला यहाँ जीरो लेता हूं। ठीक है, जीरो को इससे डिनोट कर रहा हूं, इसका मतलब ये इसके अंदर कंटेन नहीं हो रहा। साथ में एक इसमें कंटेन हो रहा है तो मैं इसको वाइट से ले लेता हूं, एक में यहाँ ले लेता हूं। ठीक है, वाइट वाले तो इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं। पूरी की पूरी जो अपनी सीक्वेंस है वो 0 से 1 के बीच में है, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जीरो कहाँ मिलता है, हमें इनफाइनाइट के ऊपर मिलता है। ये बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। अब देखना दोस्तों, इसके बाद में मैं इसमें इनको सबको डिनोट करता हूं। मान लो 1/2 आपको यहां मिल जाता है, इसके थोड़ा सा नजदीक आपको मान लो 1/3, इसके थोड़ा और पास में मान लो 1/4, इसके थोड़ा और पास में मान लो 1/5। इस प्रकार से ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लास्ट में ये सारे टर्म कहाँ आ जाएंगे, लास्ट में ये सारे के सारे टर्म आपके यहाँ इस प्रकार से डॉट 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 डॉट। ठीक है, और यहाँ आते ये जीरो के पास में एकदम गैप इनके बीच में कम हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में गैप कम हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, अपनी डेफिनेशन कहती है दोस्तों एक्सएन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। कब, जब आपको एक नंबर m ऐसा मिल जाए। ठीक है, अब देखो इस एप्सिलॉन की वैल्यू मान लो मैं 0.2 ले लेता हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू में 0.2 ले लेता हूँ, तो 0 प्लस 0.2 तो कितना हो जाएगा, 0.2 ही हो जाएगा। ठीक है, और 0.2 का मतलब 1/5, तो 1/5 देखो आपका ये बैठा, तो ये हो गया। और जीरो में से आप ये घटाओगे तो माइनस का 0.8 इस तरफ आ जाएगा,
ये आ गया। ठीक है, ये कौन सा नेबरहुड हो गया, 0 माइनस 0.2 और 0 प्लस 0.2, 0 माइनस, ये नेबरहुड हो गया। ठीक है, यहाँ बीच में 0 बैठा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखो एक नंबर ऐसा है आपका 1/5, ये 1/5 ऐसा है। इस 1/5 के बाद में जितने भी इस सीक्वेंस के कितने पद बचे, इस 1/5 के बाद में सीक्वेंस के कितने टर्म है, इस 1/5 के बाद में सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स है। कितने टर्म्स है दोस्तों, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो भाई साहब इस 1/5 के बाद में देखो सारे के सारे जो पद हैं वो इस 0 के नेबरहुड में आ गए, और ये कितने हैं, सारे के सारे इनफाइनाइट हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, इनफाइनाइट है। इससे पहले सारे कितने हैं, फाइनाइट रूप से हैं, लेकिन इसके बाद में इनफाइनाइट टर्म्स तो जो थे वो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स इस 0 के नेबरहुड के अंदर ही आ गए, बाहर इधर उधर नहीं गए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो 0 होगा वो क्या होगी, इस सीक्वेंस की लिमिट होगी। 0 क्या होगी, इस सीक्वेंस की दोस्तों लिमिट होगी। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। तो यहां जो m का मान आया है वो क्या आया है दोस्तों, वो आया है आपके पास m का मान यहाँ 5 आया। इस 5 के बाद में ये बराबर हटा दो, इस ये 5 शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है मतलब ये 5 शामिल नहीं है, 5 बाहर ही पड़ा है। अरे इसमें ये ओपन इंटरवल लेते हैं मतलब ये 1/5 शामिल नहीं होता इसके अंदर, ये बाहर ही पड़ा है। ठीक है, तो ये 5 के बाद में आपको मिले तो लिमिट क्या मिली यहाँ 0। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या हो गई, यहाँ से अब 0 हो गई। कब, जब आपको एक नंबर 5 ऐसा मिला जिसके बाद में इस सीक्वेंस के सारी की सारी टर्म किस में आ गई, इस 0 के नेबरहुड में समा गई। ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, आप इसको बढ़ाओ, यहाँ 1/1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, इससे पहले के सारे फाइनाइट है, इसके बाद में सारे इनफाइनाइट है, तो ये भी हो सकता है। तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में समझाया कि किस प्रकार से ये नंबर मिलेगा जिसके बाद में आपको क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे पॉइंट इसमें नेबरहुड में समा जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मतलब मेरा मुद्दा था इस नंबर को समझाने का, मेरा मतलब मुद्दा था इस n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m या n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कंडीशन को एक्सप्लेन करना हमारा मेन मुद्दा था। इस कंडीशन की वजह से ही इसकी लिमिट क्या होती है दोस्तों, यूनिक होती है। इसकी लिमिट क्या होती है, यूनिक होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ध्यान रखना, एक चीज नोट लगा के लिख लेना कि भाई साहब जो लिमिट होती है वो हमेशा और हमेशा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट लिमिट हो ये कोई जरूरी नहीं होता। तो लिखना इस चीज को नोट लगा के, लिमिट पॉइंट इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस is not necessary but limit of a sequence is always लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इस लाइन को लिख रहा हूं। अनुक्रम का सीमा बिंदु अनुक्रम की सीमा हो, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन अनुक्रम की सीमा अनुक्रम का सीमा बिंदु अवश्य होगा।
सीमा बिंदु अवश्य होगा। ये लाइन ध्यान रखना। इसको एक एग्जाम्पल से बताऊं या वैसे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो एक पहली चीज तो लिमिट पॉइंट्स जो होते हैं वो कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन लिमिट हमेशा यूनिक ही होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो यही देख लो। देखो इस एग्जाम्पल में देखो, ये 0 क्या था, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट था। 0 क्या था, लिमिट पॉइंट था, या ये कहो ये 0 जो है वो इस सीक्वेंस की लिमिट थी और यही इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, xn बराबर -1 की पावर n, इसको ओपन करते हो तो ये होता है -1 1 -1 1 -1 1 -1 इस प्रकार से ये चलती रहती है। ठीक है, इस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट क्या होंगे, इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होंगे -1 और 1, ये हम पता लगा चुके। और इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट सर एग्जिस्ट ही नहीं होगी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, आप भाई साहब नंबर लाइन बना लो, ये रही, इस पे यहाँ -1 ले लो, इस पे यहाँ +1 ले लो। ठीक है, इस -1 का नेबरहुड ले लो, ये आ गया। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन के अनुसार हम कह दें कि इस 1 -1 के बाद में जितने भी -1 है वो सारे इस -1 के नेबरहुड में आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या इस सीक्वेंस के सारे पद आ रहे हैं क्या, सारे पद नहीं आ रहे, एक बच रहा है। इस नेबरहुड से बाहर अनंत पद और भी हैं, जो कौन से हैं, +1 वाले अनंत पद रह जाते हैं, इस नेबरहुड में कंटेन नहीं होते ये। लेकिन लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने भी टर्म्स बचते हैं वो सारे के सारे उस नेबरहुड में होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये नेबरहुड ऐसा है जिसके अंदर अनंत पॉइंट तो आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक नेबरहुड ये भी है जिसके अंदर अनंत पॉइंट आ रहे हैं। लेकिन लिमिट की डेफिनेशन के अनुसार ऐसा एक ही पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, जो क्या होंगे, -1 और 1 होंगे। तो भाई साहब वो ऊपर वाली बात यहाँ पे सत्य होती है कि लिमिट जो है वो लिमिट जो अनुक्रम का जो सीमा बिंदु होगा वो सीमा हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ देखो -1 और 1 इसके लिमिट पॉइंट तो थे, लेकिन ये लिमिट नहीं थी। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ये लिमिट पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो सभी स्टूडेंट को, लिमिट पॉइंट और लिमिट का जो कंसेप्ट है, आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे एक थ्योरम की तरफ। देखना, ये थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ, बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो-वाइस्ट्रास प्रमेय, इसको BW प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, ये समुच्चय के लिए है, BW प्रमेय समुच्चय के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, समुच्चय के लिए, सेट के लिए है। ठीक है, इसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं और ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं उस थ्योरम के अंदर ये स्टेटमेंट हम एज इट इज काम में लेंगे और थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। और कई बार ये स्टेटमेंट एक आधा नंबर का पूछ भी लिया जाता है। तो स्टेटमेंट है इसका, प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है।
ये स्टेटमेंट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अभी हम थ्योरम करेंगे यही बोल्जानोव-वार्स्ट्राइस प्रमेय सीक्वेंस के लिए, अनुक्रम के लिए, तो आपको वहां ये डायरेक्ट हम काम में लेंगे। ठीक है, मैं उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। नेक्स्ट है अपनी यही बीडब्ल्यू प्रमेय। बीडब्ल्यू प्रमेय किसके लिए? अनुक्रम के लिए। वो समुच्चय के लिए थी, ये अनुक्रम के लिए है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्टेटमेंट आपको दोस्तों डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके विद स्टेटमेंट के साथ कई बार प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। कई बार इतना भी पूछ लेगा कि बीडब्ल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट दीजिए। ठीक है, इसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यानी कि कथन लिख रहा हूं। ये आपको कथन डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये होता है प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए बच्चों, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। मैं इसका क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। बीडब्ल्यू प्रमेय का कथन दीजिए। ठीक है, या तो इस प्रकार से पूछ लेगा, ठीक है, 1 नंबर का, ठीक है, या फिर इतना बोल के बीडब्ल्यू प्रमेय का कथन दीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन दिया जा सकता है, या फिर ये डायरेक्ट इसी प्रकार से दे देगा। ठीक है, इसकी जो मर्जी होगी उस प्रकार से ये क्वेश्चन दे देगा। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत बार एग्जाम में ये पहले पूछी भी गई है और आगे भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। बाद में मत बोलना सर इंपॉर्टेंट बताओ, वो बताओ। ठीक है, अभी से साथ साथ में लगाते हुए चलना, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। साथ में कॉपी अभी से डाल लेना, उसमें इंपॉर्टेंट वगैरह सब अभी से लिखते हुए चलना। ठीक है, ये तो मैं मिटा देता हूं। अब इसके प्रूफ के ऊपर चलते हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूं थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका। रियल एनालिसिस में या कोई भी जो प्योर मैथमेटिक्स का पेपर होता है उसमें थ्योरम्स को प्रूफ कैसे किया जाता है। अब तक हमने जो कहानी पढ़ी थी पीछे डेफिनेशंस वाली, उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। वो अब किस प्रकार से हम यहाँ काम में लेंगे वो चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, पहले देखो, आपको सबसे पहला काम क्या है, आपको थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान से देखना है। आप थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान से देखो और उसमें यह पता लगाओ कि आपको इस थ्योरम में क्या मुझे दिया हुआ है और कौन सी डेफिनेशन में काम में ले सकता हूं, और उसको काम में लेते हुए मैं मेरे रिजल्ट तक किस प्रकार पूछ सकता हूं। ठीक है, किस प्रकार पहुंच सकता हूं, ये चीजें मुझे इसमें पता होनी चाहिए। जैसे इसमें आओ, इस थ्योरम में मुझे क्या दी हुई है, मुझे दिया हुआ है एक तो सीक्वेंस दी हुई है, एक अनुक्रम दिया हुआ है, और ये अनुक्रम मुझे कैसा दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है, यानी कि परिबद्ध दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि इसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहले मैं मान लूंगा मुझे एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम xn दिया हुआ है। ये अनुक्रम मुझे कैसा दिया हुआ दोस्तों, बाउंडेड दिया हुआ है, यानी कि परिबद्ध मुझे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब बाउंडेड दिया हुआ है, परिबद्ध दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, इसका निम्न परिबद्ध भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, निम्न परिबद्ध मतलब लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, और इसका ऊपरी परिबद्ध भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, यानी कि अपर बाउंड भी इसका एग्जिस्ट करता है। दोनों चीजें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब भाई साहब ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा, यानी कि परिमित ही होगा, और ये भी कैसा होगा दोस्तों, परिमित होगा, यानी कि फाइनाइट ही होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई होगी, यहां तक का मामला समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। ठीक है, ये फाइनाइट होगी, मतलब ये सीक्वेंस जो अब इसकी जो रेंज होगी उसको मैं मान लेता हूं ई।
इसकी रेंज जो होगी उसको मैं मान लेता हूँ ई। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, इस सीक्वेंस की जो ये सीक्वेंस है बाउंडेड है, सीक्वेंस बाउंडेड है, तो भाई साहब इसकी रेंज भी तो बाउंडेड होगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि सीक्वेंस बाउंडेड हो और उसकी रेंज बाउंडेड ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेंज सीक्वेंस से ही निकल के आती है। ठीक है, तो सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी रेंज हमेशा और हमेशा कैसी होगी, बाउंडेड होगी यानी कि परिबद्ध होगी। मैं मान लेता हूं इस सीक्वेंस की जो रेंज है वो ई है, सीक्वेंस की रेंज क्या है मेरे पास, ई है दोस्तों। अब इस ई के दो केस निकलकर मेरे सामने आते हैं। पहला, ये ई जो है मेरे पास दोस्तों वो परिमित हो सकता है, और दूसरा ये जो ई मेरे पास है वो अपरिमित भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, परिमित और अपरिमित। ठीक है, ये चीज समझ में आई सभी स्टूडेंट को? देखो एक बार दोबारा समझो ये क्या कहना चाह रहा है। एक्सएन मुझे कैसा दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है यानी कि परिबद्ध दिया हुआ है। ठीक है, मैंने एक सीक्वेंस ले ली एक्सएन, ये कैसी है, परिबद्ध है। परिबद्ध होने का मतलब इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो भाई साहब इस सीक्वेंस की जो रेंज होगी, इसका जो परिसर होगा उसको मैं ई मान लेता हूं। ये ई मुझे बताओ बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब मेरे पास दो केस निकल कर आते हैं भाई साहब, ये ई जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है और ई जो है मेरे पास वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये सेट ई जो है मेरे पास वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये सेट ई क्या है, अब सेट ही तो है, किसका सेट है, रेंज का सेट है। ये रेंज का सेट मेरे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। अब बात करूं, मैं पहला केस लेकर चलूं, अगर ई मेरे पास कैसा है, फाइनाइट है, पहला ये केस की चर्चा करूं। मुझे पता नहीं है ये ई कैसा है, लेकिन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो मैं बात करूं, अगर मेरे पास ई कैसा है, फाइनाइट है यानी कि परिमित है। ई कैसा है मेरे पास, फाइनाइट है यानी कि परिमित है। अब मुझे एक बात बताओ, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किसी भी सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट तभी होती है जब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा होता है, और वो रिपीटेड एलिमेंट ही क्या होती है, उस सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट होती है। बोलो, ये चीज मैंने बताई थी। एक एग्जांपल देखो, जैसे एक सीक्वेंस आपको दी हुई है, मान लो xn बराबर 1 2 3 4 5 6, और ये 6 ये 6 ये 6 डैश 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 डैश, ये चलता जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको दी हुई है। इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी, इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6, यही होगी। ये रेंज कैसी है, अब फाइनाइट है। ये रेंज कैसी है, फाइनाइट है, क्योंकि 6 एलिमेंट है। और इस रेंज का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 6 है, क्योंकि 6 का जब आप नेबरहुड लेते हो, इस पे बनाओ 1 2 3 4 5 और ये 6 मान लो, ये 6 का नेबरहुड लेते हो तो ये 6 इसके अंदर इनफाइनाइट टाइम्स तक आ रहा है। ये 6 कितनी टाइम्स तक आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक आ रहा है, मतलब ये 6 क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। ये चीज समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट को? तो ये कहानी समझ में आ गई। तो पहला केस अगर परिमित है तो इसके अंदर कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, और वो रिपीटेड एलिमेंट ही क्या होता है, इसका लिमिट पॉइंट होता है। अब अगर दूसरे केस की बात करें, अगर ई मेरे पास इनफाइनाइट है, अपरिमित है, तो बोल्जानो-बायस्ट्रास थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु तो होता ही होता है। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट से ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि थ्योरम को किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है, प्रूफ करने का क्या तरीका रहता है। सीधा सा तरीका, जो चीजें दी हुई है उनको काम में लेते हुए चलो। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम लिखते हैं, लिखेंगे तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो, मैं मान लेता हूं, माना xn परिबद्ध अनुक्रम है। सिद्ध करना है
एक्स एन का कम से कम एक सीमा बिंदु, एक्स एन का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। इसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज मुझे सिद्ध करनी है। मैं मान लेता हूं, माना एक्स एन का परिसर ई है। एक्स एन का परिसर रेंज मैंने क्या मान ली? ई मान ली। अब हम जानते हैं सिंस एक्स एन एक परिबद्ध अनुक्रम है, अतः इसका परिसर ई भी परिबद्ध होगा। ई भी कैसा होगा? परिबद्ध होगा। ये चीजें मुझे दी हुई है, वही लिख रहा हूं, कोई नहीं लिख रहा। मेरे ख्याल से थ्योरम्स में आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। पहले तो एक्स एन परिबद्ध दिया हुआ था, लिख दिया, जो सिद्ध करना था वो लिख दिया। अब एक्स एन का मैंने परिसर रेंज ले ली ई। अब एक्स एन बाउंडेड है तो भाई साहब ई भी कैसी होगी? बाउंडेड होगी। ये चीज हम जानते हैं। अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब मेरे पास दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, यदि ई परिमित है, यदि ई कैसा है मेरे पास? परिमित है। तो देखना, माना ई परिमित है, तब एक वास्तविक संख्या एक्स एन, एक वास्तविक संख्या अल्फा मान लो उसको, एक वास्तविक संख्या अल्फा एक्स एन में एक वास्तविक संख्या अल्फा की पुनरावृत्ति एक्स एन में अनंत बार होगी। ठीक है, अतः अल्फा ई का इसकी क्या होगी? अनंत बार क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अर्थात दैट इज एक्स एन बराबर अल्फा। ठीक है, अर्थात एक्स एन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन और फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स एन। ठीक है, पहला केस तो कंप्लीट होता है अपना। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर थोड़ा कम समझ में आया, तो समझने वाली बात इसमें कुछ नहीं थी। ई फाइनाइट है। ई फाइनाइट कब होता है? एक ही कंडीशन में होता है। किसी भी सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट कब होती है? जब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा होता है। तो ई मेरे पास यहाँ फाइनाइट लेके चल रहा हूँ, तो इस ई के अंदर कम से कम एक एलिमेंट अल्फा ऐसा होगा जिसकी पुनरावृत्ति कितनी बार होगी? एक्स एन में अनंत बार होगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स एन आप मान लो जैसे
1 2 3 4, ठीक है। फिर आपके यहाँ अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, ये अल्फा चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई दोस्तों 1 2 3 4 फिर अल्फा, ये रेंज हो गई। इसमें कितने एलिमेंट है, 5 है, मतलब रेंज कैसी हो गई, फाइनाइट हो गई। ये फाइनाइट क्यों हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि इसके अंदर अल्फा इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा था, अल्फा इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा था। इसका मतलब मैंने इस पूरी सीक्वेंस को अल्फा नाम दे दिया, तो मैं इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूं। अतः मैं क्या कहूंगा, और देखो ये अल्फा, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो तो ये 1 मानू, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ अल्फा। तो इस अल्फा के नेबरहुड के अंदर कितने अल्फा आ रहे हैं, अनंत अल्फा आ रहे हैं, ठीक है, अनंत अल्फा आ रहे हैं। मतलब अल्फा क्या हो गया, इस पूरी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी सुंदर लगे इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन को भी लिख दिया। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, नोट्स में पूरे साथ साथ में आपको बनवा रहा हूँ, लाइन टू लाइन हर एक चीज़ में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए लिख रहा हूँ, इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है क्या कि आप नोट्स खुद से देख कर इसलिए लिख लो ताकि आपके दिमाग में चीज़ें तुरंत सेट हो जाए। तो इतनी मेहनत खुद करना आप कि इनको देख देख के हाथ चला सको, पेन कॉपी को काम में ले सको, जितनी हो सके उतनी काम में लेना, जितने आप अपने हाथ चला सकते हो उतने चलाना, ठीक है। तो अल्फा क्या हो गया, इसका एक्सएन का लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। यदि ई अपरिमित हो, यदि ई कैसा है मेरे पास, अपरिमित हो यानी कि इनफाइनाइट हो, ठीक है, इनफाइनाइट हो, तो माना ई अपरिमित है, तब BW परमेय समुच्चय के लिए, BW परमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। मैं मान लेता हूँ इसका सीमा बिंदु, माना अल्फा ई का सीमा बिंदु है, माना अल्फा क्या है, ई का सीमा बिंदु है, तब सीमा बिंदु की परिभाषा से अल्फा के प्रतिवेश में एक्सएन के अनंत पद विद्यमान होंगे। अतः अल्फा एक्सएन का सीमा बिंदु है। Therefore, hence प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु, अवश्य होता है। ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती है। इसका केस नंबर सेकंड समझते हैं अपन।
केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ई कैसा है मेरे पास, इनफाइनाइट है, अपरिमित है। अपरिमित है तो भाई साहब बोल, अब देखो ई अपरिमित है और बाउंडेड भी है, ई कैसा है, इनफाइनाइट भी है और साथ में बाउंडेड भी है। बाउंडेड ऊपर लिख दिया था ना अपन ने स्टार्टिंग में ही कि एक्स एन बाउंडेड है, तो इसकी रेंज भी कैसी होगी दोस्तों, बाउंडेड ही होगी। और रेंज हमने क्या मानी थी, इसकी ई मानी थी, तो ई भी कैसी होगी, बाउंडेड होगी। अब केस नंबर 2 की बात करें जिसमें ई को इनफाइनाइट ले रहे हैं, बाउंडेड हमें दिया हुआ है, तो बीडब्ल्यू थ्योरम जो समुच्चय के लिए होती है उससे हम जानते हैं कि प्रत्येक इनफाइनाइट बाउंडेड सेट का, प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है, ये हम जानते हैं। मैंने मान लिया इस ई का सीमा बिंदु क्या है, अल्फा है। इसका मतलब सीमा बिंदु की परिभाषा से आप क्या कह सकते हो कि इस अल्फा के प्रतिवेश में इस एक्सन के अनंत पॉइंट होंगे। डायरेक्ट कैसे कह दिया, क्योंकि हम जानते हैं ई क्या है, एक्सन की ही रेंज है, ठीक है। मतलब अल्फा इस ई का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब इस अल्फा के प्रतिवेश में इस ई के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ई के अंदर किसके एलिमेंट है, इस एक्सन के ही तो है। तो डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, अल्फा के अंदर एक्सन के अनंत पॉइंट विद्यमान है। अनंत पॉइंट विद्यमान होने का मतलब आप क्या कहोगे, अल्फा जो है वो एक्सन का लिमिट पॉइंट है, यही आपको सिद्ध करना था। अल्फा यहाँ एक्सन का लिमिट पॉइंट आ गया और ऊपर भी हमारे पास एक लिमिट पॉइंट आ गया था, ठीक है। अल्फा एक लिमिट पॉइंट आ गया था। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यही आपको इस थ्योरम में क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ये जो थ्योरम है वो सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। एक बार दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं, इस थ्योरम को। देखो ये बीडब्ल्यू समुच्चय के लिए बीडब्ल्यू थ्योरम मैंने ऊपर लिख दी थी, ठीक है। बीडब्ल्यू थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है, ठीक है। अब अनुक्रम के लिए जो बीडब्ल्यू थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। एक्सन मुझे कैसा दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है, एक्सन कैसा दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है। बाउंडेड दिया हुआ है मतलब इसकी रेंज भी कैसी होगी, बाउंडेड होगी, ठीक है। रेंज कैसी होगी, बाउंडेड होगी। अब रेंज मैंने ई मान ली, ई मेरे पास दो प्रकार से हो सकते हैं, ई फाइनाइट भी हो सकता है और ई मेरा इनफाइनाइट भी हो सकता है। और अगर रेंज मेरी सीक्वेंस मेरी बाउंडेड है तो उसकी रेंज भी कैसी होगी दोस्तों, बाउंडेड ही होगी। क्लियर कहानी। आगे बढ़े हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब एक्सन मेरा कैसा है, अब ई को मैंने कैसा मान लिया, फाइनाइट मान लिया। फाइनाइट मान लिया तो हम जानते हैं किसी भी सीक्वेंस की रेंज फाइनाइट कब होती है, वो तभी होती है जब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इनफाइनाइट टाइम्स तक क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये चीज आ गई, ठीक है। रिपीट हो रहा है और जो रिपीटेड एलिमेंट होता है वही क्या होती है, उसकी लिमिट पॉइंट होता है। तो अल्फा क्या आ गया, इसका लिमिट पॉइंट आ गया। यही पहला सिद्ध करना था। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर ई कैसा हो दोस्तों, ई मेरे पास इनफाइनाइट हो, ई इनफाइनाइट हो, इसका मतलब बीडब्ल्यू थ्योरम से क्या कहते हैं कि प्रत्येक परिबद्ध अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। वो सीमा बिंदु मान लो मैंने अल्फा मान लिया, अल्फा मान लिया तो सीमा बिंदु की परिभाषा से अल्फा के प्रतिवेश में क्या होंगे, एक्सन के अनंत पद विद्यमान होंगे। अतः एक्सन जो अल्फा है वो एक्सन का क्या है, सीमा बिंदु है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। आगे डेफिनेशन देखना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी कि अभिसारी अनुक्रम, इसके बारे में बात करते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। तो इसकी सीधी सी ध्यान रखना, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट है, ठीक है, तो वो कैसी होती है, आपकी कन्वर्जेंट होती है। या कहो कि किसी सीक्वेंस की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, अब एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब वो फाइनाइट है। अरे एग्जिस्ट ना करने, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, उसकी लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है। एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मतलब इनफाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब फाइनाइट है, या फाइनाइट है इसका मतलब एग्जिस्ट कर रही है तभी फाइनाइट है। तो देखना, लिखता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ लिमिट ऑफ ए
sequence is finite, then the sequence is convergent sequence। हिंदी में लिख रहा हूं इसको, यदि अनुक्रम की सीमा परिमित है तो यदि अनुक्रम की सीमा परिमित है तो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। तो अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। ये चीज समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को। अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव एक्स एन बराबर एल, और ये एल कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यही क्या होती है, आपकी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती है। जब भी जहाँ कन्वर्जेंट नाम आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, हम डायरेक्ट यही डेफिनेशन काम में लेंगे। इसको ज़्यादा इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम ये लिख देंगे, इसका मतलब वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो बस आप तो ये ध्यान में रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह काम में लेंगे ये भी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद किया है। ये भी हम बहुत जगह काम में लेंगे, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट कैसी है, फाइनाइट है, तो वो सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। इसी के बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना डाइवर्जेंट सीक्वेंस, यानी कि अपसारी अनुक्रम। अपसारी अनुक्रम यही चीज, अगर किसी सीक्वेंस की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या कहो किसी सीक्वेंस की लिमिट या तो माइनस इन्फानाइट है या प्लस इन्फानाइट है, तो वो सीक्वेंस कैसी कहलाती है, आपकी अपसारी कहलाती है। तो लिखते हैं इसको, इफ limit of a sequence is minus infinitive or infinitive, then the sequence is divergent sequence। देन द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इंग्लिश हिंदी वालों के लिए लिख रहा हूं, यदि अनुक्रम की सीमा माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव हो तो अनुक्रम अपसारी अनुक्रम कहलाता है। तो अनुक्रम अपसारी अनुक्रम कहलाता है। अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव एक्स एन बराबर माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव। ये हम काम में सिर्फ एक दो क्वेश्चन में लेंगे, बाकी काम में थ्योरम में सबसे ज़्यादा वही आएगा, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आपको और ध्यान में रखनी है, एक तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, दोनों की दोनों आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपन अगली थ्योरम के ऊपर। छोटी सी थ्योरम है लेकिन अच्छी थ्योरम है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है।
थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूं, प्रत्येक अपसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। यह थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। इसका प्रूफ देखना, प्रूफ करने से पहले वही पोस्टमार्टम करते हैं इसका पहले कि क्या चीज़ आपको दी हुई है और क्या नहीं दी हुई है। मुझे एक सीक्वेंस दी हुई है दोस्तों xn, ठीक है, मुझे एक सीक्वेंस दी हुई है xn और ये सीक्वेंस मुझे कैसी दी हुई है दोस्तों, कन्वर्जेंट दी हुई है। कैसी दी हुई है, कन्वर्जेंट दी हुई है, मतलब अभिसारी दी हुई है। सीक्वेंस मुझे अभिसारी दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसकी जो लिमिट है वो कैसी है, फाइनाइट है, अर्थात परिमित है। इसकी लिमिट कैसी है, फाइनाइट है अर्थात परिमित है। मुझे क्या दिखाना है कि ये सीक्वेंस जो होगी वो कैसी होगी, बाउंडेड होगी, यानी कि परिबद्ध होगी। ये चीज़ मुझे दिखानी है, ठीक है, ये चीज़ मुझे क्या है, दिखानी है। अब एक चीज़ देखना, नंबर लाइन ले लेता हूँ, कोई सीक्वेंस है xn, ठीक है, एक सीक्वेंस xn इस प्रकार से x1, x2, x3, x4, x5 डैश डैश चलती जा रही है। यहाँ मान लो कोई भी टर्म मान लो, यहाँ xr है, यहाँ xm है, मान लो xm है, यहाँ कोई पद l है, ठीक है। इस m के बाद में ये इस l का यहाँ नेबरहुड है, इसके अंदर इस सीक्वेंस के सारे टर्म आ रहे हैं, इस सीक्वेंस के सारे टर्म आ रहे हैं। किसने कहा आ रहे हैं, अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाई साहब सीक्वेंस है आपकी कैसी, कन्वर्जेंट। सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट, अपसारी है। अपसारी है मतलब उसकी लिमिट होगी, लिमिट होगी। इसका मतलब लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक नंबर मिलने के बाद में उस सीक्वेंस के सभी इनफाइनाइट टर्म एक प्रतिवेश में, एक नेबरहुड में कंटेन कर जाएंगे। तो मैं इसी चीज को, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को मैं यहां बना रहा हूं। मैंने एक सीक्वेंस ले ली x1, x2 डैश डैश, फिर xm के बाद में इधर वाले नंबर सारे कैसे हैं दोस्तों, इधर वाले सारे फाइनाइट ही हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तो इसके अंदर आ गए, तो इधर कौन से बचेंगे, फाइनाइट ही बचेंगे। इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, इनफाइनाइट आ गए, ठीक है। अब L कैसा है आपका, L कैसा है, देखो L कैसा है, फाइनाइट है। तो इसका ये एप्सिलॉन ले लेता हूं जो 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, एप्सिलॉन ले लेता हूं जो 0 से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब इसका जो नेबरहुड होगा L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। इस नेबरहुड के अंदर, कौन से नेबरहुड के अंदर, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। इस नेबरहुड के अंदर इस xn के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। L कैसा है मेरे पास, फाइनाइट है। एप्सिलॉन 0 से थोड़ा सा ही बड़ा है, इसका मतलब ये भी कैसा है, फाइनाइट है। तो इसका डिफरेंस भी कैसा होगा, फाइनाइट ही होगा। बोलो ये बात समझ में आई। और ये भी कैसा होगा दोस्तों, फाइनाइट ही होगा। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मतलब और इधर वाले ये एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है वो भी कैसा होगा, फाइनाइट ही होगा। तो भाई साहब ये जो सीक्वेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ जाके खत्म कर रही है। ये लास्ट पॉइंट भी कैसा है, फाइनाइट है। ये फर्स्ट पॉइंट भी कैसा है, फाइनाइट है। तो इधर भी फाइनाइट, उधर भी फाइनाइट। ये फाइनाइट है मतलब इस सीक्वेंस का क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया कि नहीं हो गया। ये फाइनाइट है, ये इस सीक्वेंस का क्या हो गया, अपर बाउंड हुआ कि नहीं हुआ,
बोलो ये चीज समझ में आई सभी स्टूडेंट को? यानी कि ये निम्न परिबद्ध, ये ऊपरी परिबद्ध, पूरी की पूरी सीक्वेंस दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये सीक्वेंस ना तो इस तरफ जा सकती है, ना ये सीक्वेंस उस तरफ जा सकती है। मतलब ये दोनों एंड से बंध गई, दोनों एंड से बंध गई। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी हो गई? आपकी बाउंडेड हो गई, परिबद्ध हो गई। यही आपको इसमें प्रूफ करना था। ये चीज समझ में आ गई तो आपकी थ्योरम कंप्लीट है। बस यही था इसमें मेन कहानी, मेन रोल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये तो मैंने लिमिट की डेफिनेशन ही लगाई है, यहां लिमिट की डेफिनेशन लगाई है और यहां कन्वर्जेंट की लगाई है। यहां किसकी लगाई है? कन्वर्जेंट की लगाई है। क्यों? क्योंकि भाई साहब एल कन्वर्जेंट होगा तभी तो फाइनाइट होगा। अब एल माइनस एप्सिलॉन कैसा होगा? फाइनाइट। एल प्लस एप्सिलॉन भी फाइनाइट। ठीक है, ये एक नेबरहुड बन गया एन का। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट इसके अंदर इस एक्स एन के कितने पद आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। बचेंगे कैन से? फाइनाइट वाले जो इधर रहेंगे। तो भाई साहब इसका नीचे वाला नाका कौन सा आ गया? नीचे वाला नाको ओ आगू, लोअर बाउंड। ठीक है, और ये कैसा है? फाइनाइट है। और ये तो वैसे ही फाइनाइट है। तो पूरी की पूरी अपनी सीक्वेंस जो है वो दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में घूम रही है, दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में घूम रही है। मतलब वो बंधी हुई है, फाइनाइट नंबर से बंधी हुई है। इसका मतलब ये कैसी हो गई? बाउंडेड हो गई। इसका लोअर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका अपर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस कैसी हो गई? अपनी बाउंडेड हो गई। यही अपने को प्रूफ करना था। अभी जब हम इसको लिखेंगे तो पूरी समझ में आ जाएगी। आई होप ये जो बाउंड्री बनाई थी हमने, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, इसका प्रूफ लेते हैं। मैं मान लेता हूं, माना एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है। दोनों लैंग्वेज वालों के लिए लिख रहा हूं, लेट एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, मान लिया। तब मुझे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है एक्स एन परिबद्ध है। नाउ वी हैव टू शो दैट xn is बाउंडेड। तब मुझे क्या सिद्ध करना है? xn कैसा है दोस्तों? मेरे पास बाउंडेड है। ठीक है, सिंस xn is convergent, then its limit is finite, that is लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर l, और ये कैसी है? फाइनाइट। इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, सिंस xn अभिसारी अनुक्रम है, अतः इसकी सीमा का अस्तित्व होगा। अस्तित्व या फाइनाइट? अस्तित्व होगा। अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर l, और ये कैसी रहेगी? फाइनाइट रहेगी। ठीक है, ये चीज़ दोनों मीडियम वालों के लिए लिख रहा हूँ, लाइन टू लाइन लिख रहा हूँ। ये कोई कंप्लेंट मत करना कि सर ने हिंदी में लिख दिया या इंग्लिश में लिख दिया। लाइन टू लाइन हर एक चीज़ लिख रहा हूँ क्योंकि थ्योरम छोटी सी है। ठीक है, तो ये पहले हिंदी मीडियम वाले, देखो मैं बता देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले पहले ये लाइन लिखेंगे, फिर ये लाइन लिखेंगे, फिर हिंदी वाले ये लाइन लिखेंगे, और इंग्लिश वाले पहले ये लिखेंगे, फिर ये वाली लाइन, फिर वो यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, समझा दिया पूरा, अब लिखने का ही काम है इस थ्योरम को। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट सीमा की परिभाषा से,
ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है लिमिट की वो लगा देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ। फॉर ऑल एप्सिलॉन बराबर 1 ग्रेटर देन 0 एंड n बिलोंग्स टू n। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n xn माइनस l लेस देन 1 और फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। इसको ओपन करते हैं, तो सर ये प्लस माइनस xn माइनस l लेस देन 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। ठीक है, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा l माइनस एप्सिलॉन l माइनस 1 लेस देन xn लेस देन l प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। क्लियर सभी स्टूडेंट को? देखो ये कैसा है, फाइनाइट है, ये भी कैसा है, फाइनाइट है। ठीक है, xn दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो आप कह सकते हो क्या यहाँ से बाउंडेड है? नहीं, थोड़ी सी और फॉर्मुलेटी करते हैं अभी। ठीक है, अभी देखो ये 1 क्यों लिया मैंने एप्सिलॉन, ताकि आपको ये आइडिया रहे हमें कि ये फाइनाइट ही नंबर है। ठीक है, अब देखो मैं मान लेता हूँ लेट। अब मुझे एक चीज़ देखना, वही में वो मिटा दिया अपने। देखो ये वो नंबर लाइन थी अपनी। ठीक है, ये यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3, यहाँ x4, फिर डैश डैश यहाँ xm लिया था मैंने, यहाँ l लिया था, और ये एप्सिलॉन l माइनस 1 यहाँ मान लो, ये l प्लस 1 मान लो। ठीक है, अब ये यहाँ से एक चीज़ क्या दिख रही है, यहाँ से ये दिख रही है कि ये xn जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, इधर भी तो टर्म्स बच रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, इन सभी के अंदर यहाँ से लेकर x1 से लेकर यहाँ तक m तक ले लो, या कोई n0 मान लो, यहाँ xn0 मान लो, जो मर्जी हो वो मान लो। इन सब के अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको मैं स्मॉल k मान लेता हूँ। तो लेट स्मॉल k बराबर x1, x2, x3 डैश डैश xn0 और l माइनस 1। ठीक है, एंड कैपिटल K बराबर x1, x2, x3 डैश डैश xn0 l प्लस 1। ठीक है, तो इनको रिप्लेस कर दो, तो k लेस देन xn लेस देन कैपिटल K। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, xn इन दोनों के बीच में ही है, देयरफॉर xn इज बाउंडेड, इसलिए xn परिबद्ध है। हेंस लिख दो, हेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, यही प्रूफ करना था। अब देखो एक बार दोबारा ऊपर आते हैं। ठीक है, इस थ्योरम को एक बार दोबारा समझते हैं, अच्छी थ्योरम है। ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं xn मेरे पास कैसा है, कन्वर्जेंट अनुक्रम दिया हुआ है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिया हुआ है, मुझे इसको बाउंडेड दिखाना है। ठीक है, अब देखो ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी। और लिमिट की डेफिनेशन लगा देता हूं, तो लिमिट की डेफिनेशन से मेरे पास ये आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना। ये तो सीधी सीधी डेफिनेशन ही लगाई है, ये तो क्या किया है, डेफिनेशन ही लगाई है। अरे कन्वर्जेंट दी हुई है सीक्वेंस, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट की डेफिनेशन लगा दी, ये लिमिट की डेफिनेशन आ गई। एप्सिलॉन बराबर 1 क्यों माना, सुविधा के लिए मान लिया सर, ताकि मुझे ये पता रहे कि एप्सिलॉन कैसा होता है, फाइनाइट ही होता है। एप्सिलॉन कैसा होता है, फाइनाइट ही होता है। तो फाइनाइट नंबर आप कुछ भी मान सकते हो ताकि समझने में आसानी हो। मैंने 1 मान लिया, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, अब ये लिमिट की डेफिनेशन हो गई।
ठीक है, ये इसको यहां तक ओपन कर दिया, यहां तक का मामला समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस एल के नेबरहुड के अंदर xn के इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, इस सीक्वेंस के जितने भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं वो सारे इस नेबरहुड में आ रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। अब भाई साहब यहां पे आओ, इधर आते हैं एक बार थोड़ा सा, ये जो सीक्वेंस है पूरी सीक्वेंस तो ये यहां से इस प्रकार से है, x1 से लेकर इस प्रकार से है, इससे पहले इस l-1 से पहले भी तो इस सीक्वेंस के पद हैं, पहले भी तो क्या है, पद है ना इसके, और बाद में भी l-1 के बाद में भी पद है, तो कोई इससे पहले कौन कौन से पद है, यहां xm, इसको n0 ले लो आप, ये n0, या उसको m ले लेना, इसको पहले अपन ने लिख दिया तो इसको n0 ले लो, ठीक है। ये देखो अब यहां से क्या होगा कि इस xn0 से पहले भी तो पद है, इस xn0 एक n0 मिलने के बाद इस सीक्वेंस के सारे पद इस l के नेबरहुड में आ गए, ठीक है, और सारे के सारे कितने थे, इनफाइनाइट थे दोस्तों, सारे के सारे कितने थे, इनफाइनाइट थे, तो इसमें सारे के सारे इनफाइनाइट आ गए, तो इधर तो फाइनाइट ही बचेंगे। लिमिट की डेफिनेशन के अनुसार एक ही नेबरहुड ऐसा होगा जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, उसके अलावा फाइनाइट ही बचेंगे, तो इधर तो फाइनाइट ही बचेंगे। अब भाई साहब ये भी तो इस सीक्वेंस है, सीक्वेंस बाउंडेड दिखानी है, तो भाई साहब ये l-1 फाइनाइट है, तो इधर वाला भी तो फाइनाइट होगा, ये नेबरहुड के इस l-1 के बाद में इनफाइनाइट है, इससे पहले तो फाइनाइट ही है ना, तो इधर वाले तो पूरे क्या रहेंगे, फाइनाइट ही तो रहेंगे, तो फाइनाइट रहेंगे, तो भाई साहब कितने फाइनाइट नंबर है, x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, डैश डैश xn0 भी है, फिर l-1 भी है, ये सारे के सारे फाइनाइट नंबर्स है। इन सभी फाइनाइट नंबर में सबसे छोटा फाइनाइट नंबर में मान लेता हूं k नाम दे देता हूं उसको, इन सब में सबसे छोटे फाइनाइट नंबर को मैंने क्या नाम दे दिया, k नाम दे दिया। सिमिलरली भाई साहब इनमें सबसे बड़ा जो है x1, x2, डैश डैश xn0 और l+1, इनमें सबसे बड़ा जो है उसको मैंने कैपिटल K नाम दे दिया। तो भाई साहब इस सीक्वेंस के जो पद हैं वो इस प्रकार से हो जाएंगे अब, और ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज यही शो कर रही है कि ये सीक्वेंस जो है वो इस K के ना तो उधर जा सकती है ना इस K के इधर जा सकती है, मतलब ये सीक्वेंस xn मेरी कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई। यही मुझे क्या करना था दोस्तों, इस थ्योरम में सिद्ध करना था। आई होप सभी स्टूडेंट को ये थ्योरम समझ में आई होगी, दोनों की दोनों थ्योरम और डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।